डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और कोलरॉश लॉ के बारे में। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती हैं डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से। देखो बच्चों, आप जानते हो कि कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें कंडक्टेंस किसके कारण होती है? आयंस के कारण होती है, ठीक है। तो देखिए, जब आप क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हैं या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं मतलब आप उसमें सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हैं, यानी वाटर और ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो यूनिट वॉल्यूम है उसका, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस होंगे बच्चों कम, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोलाइट तो डाला नहीं, आपने तो क्या डाला? सॉल्वेंट डाला, यानी वाटर ऐड किया। तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन पे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आइंस थे वो कम हो रहे हैं, और यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आइंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। तो विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी का डिक्रीज होना होता है नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम के कम होने के कारण। ओके, अब हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी होती है बच्चों इंक्रीज विद डाइल्यूशन, इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों है? चलिए इसको, ये जो आपके पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन लैम्डा एम एंड कापा, इसे समझते हैं। देखिए, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, कापा होगा डिक्रीज, ठीक है। ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है दैट इज मोर देन डिक्रीज इन कापा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिजल्टिंग इंक्रीज इन लैम्डा एम, यानी लैम्डा एम क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ठीक है। आई होप आपको पता है कि लैम्डा एम क्या होता है। लैम्डा एम क्या है? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आपको एक वीडियो में समझाया गया है। तो एक आप इस रिलेशनशिप से इसको समझ सकते हैं कि लैम्डा एम क्यों इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन और विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों कि देखिए, जब आप डाइल्यूट करेंगे किसी सॉल्यूशन को, ठीक है, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? उसमें आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर उसमें आयंस हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगी। एक दूसरा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें और ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, आयंस और बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है? डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन से लैम्डा एम इंक्रीज होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक टेबल में कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। देखिए, इससे प्रूव होता है कि जो लैम्डा एम है वो क्या होगा? इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। कैसे? देखिए ध्यान से देखेंगे। 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है तो KCl की लैम्डा एम की वैल्यू 129 है, राइट। अच्छा, आपने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये बढ़ गई 133.4। आपने और डिक्रीज़ किया, 0.01 कर दिया, तो देखिए ये इंक्रीज़ होगी 141.3। आपने फर्दर डिक्रीज़ किया कॉन्सेंट्रेशन को 0.005, यहाँ पर लैम्डा एम इंक्रीज़ हो रहा है 143.5। आपने फर्दर डिक्रीज़ किया 0.001, वो फर्दर इंक्रीज़ हो गया 146.9। सिमिलरली आप KNO3 के लिए भी देख सकते हैं कि ड्यू विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है इलेक्ट्रोलाइट की, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे पहले आप एक चीज़ समझेंगे बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? इसको हम लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है
और आप उसको डाइल्यूट करना शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज़ होती है ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप उसमें डाइल्यूशन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब लैम्डा एम की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो अप्रोच कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया उसको और कॉन्सेंट्रेशन जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उस समय जो लैम्डा एम है यानी मोलर कंडक्टिविटी है, उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन में आपने उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया सॉल्वेंट या बहुत ज़्यादा आपने उसमें ऐड कर दिया वाटर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लैम्डा नॉट एम क्या होता है। लैम्डा नॉट एम को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी इससे ज़्यादा 1 मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर है तो उसकी कंडक्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो लैम्डा नॉट एम आपको माइंड में रखना है कि क्या होता है। अच्छा देखिए, तो डेवी हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए, ठीक है, इनसे हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा एम होती है वो कैसे वेरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इसमें जो c होता है ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, और इसमें जो m है वो क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो लैम्डा नॉट एम है वो एक्चुअली क्या है? m है, यानी स्लोप होगा, और जो माइनस ए है दैट विल बी लैम्डा नॉट एम जो है उसका क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा c, ठीक है, और जो यहाँ पर माइनस ए जो है वो क्या होगा? स्लोप होगा इसका। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब इन ग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे और इन ग्राफ्स में समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो हमने क्या किया, देखिए यही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, इसी इक्वेशन से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन ग्राफ्स को। ठीक है, तो हमने लैम्डा एम को सी रेज्ड पावर 1/2 यानी सी रूट के साथ प्लॉट किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, इस एक्सिस पे आपने लैम्डा एम लिया हुआ है, इस एक्सिस पे आपने सी 1/2 यानी कॉन्सेंट्रेशन का रूट लिया हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब आप इस तरफ चलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आप देख सकते हैं, एक HCl के लिए ग्राफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है और वो इंटरसेप्ट भी कर रहा है एक्सिस को, इस एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो क्या है बच्चों? उसका लैम्डा नॉट एम है। ठीक है, इसी तरह से KCl का ग्राफ भी वहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो क्या है? उसका लैम्डा नॉट एम। ठीक है, जो कि मैंने बताया था उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको अगर आप कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि वो जो c है इंटरसेप्ट है वो क्या है? लैम्डा नॉट m है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिल रही है। आप देखेंगे कि आपने बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन कर दी है, ये अगर वो जीरो का अप्रोच कर रही है तो वहाँ पर ऊपर देखेंगे आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने के लिए मिल रही है। आप अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू दिस एक्सिस तो देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए आपको नहीं मिल रही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मोस्टली कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और फर्दर डाइल्यूशन जो है वो केवल आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, उनकी आयनिक मोबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लैम्डा एम में इंक्रीज़ देखने के लिए नहीं मिलता। और जो लिमिटिंग वैल्यू है लैम्डा नॉट एम की वो भी बहुत हाई नहीं होती है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है लैम्डा एम में आपको नहीं देखने को मिलेगा विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस थोड़ा डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए यहाँ पर आइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ देखेंगे बच्चों। यहाँ पे ग्राफ इस तरह का है कि ग्राफ में इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा आपको, इसीलिए आप क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा नॉट एम है वो ग्राफिकली आप पता मुश्किल से कर पाते हैं, आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट क्या होता है कि
वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में विद डाइल्यूशन जो है वो लैम्डा एम में इंक्रीज देखने के लिए मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, और जब वो कम्प्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं तो जो डाइल्यूशन पे क्या होता है, धीरे धीरे उनका डिसोशिएशन बढ़ता रहता है, ये बहुत स्लोली होता है, और इसीलिए आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू इजीली मिलती नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा सोल्यूशन को। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको लैम्डा नॉट एम जो है वो नहीं मिल रहा है इंटरसेप्ट से। ग्राफिकली मुश्किल है मिलना, है ना, बहुत बड़ा ग्राफ बनाएंगे तो मिल सकता है, लेकिन ग्राफिकली थोड़ा सा मुश्किल है। और क्यों है मुश्किल, मैंने आपको बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोशिएट होते रहते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, तो उनमें जब डाइल्यूशन आप करते हैं तो उनमें फर्दर डिसोशिएशन थोड़ा थोड़ा होती रहती है, तो इसीलिए आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू यहाँ पे ग्राफिकली मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये हम लॉ पढ़ेंगे इसके बाद, कोलरॉश लॉ, वहाँ से आप वैल्यू पा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, कोलरॉश लॉ है क्या। ये लॉ क्या कहता है बच्चों, कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिपेंड करती है उसके आयंस की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होती है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि वो डिपेंड करती है उसके आयंस की मैक्सिमम इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी उसकी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे NaCl की, तो आप सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से Al2SO3 आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से एक्सप्रेस किया गया इसको। ठीक है, 2 लैम्डा नॉट m ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 नेगेटिव। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सॉल्ट्स के लिए उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर आयंस। ठीक है, सिंपल शब्दों में क्या है, ये लॉ यही कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हर एक आयन की अपनी एक डेफिनेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती। तो कोलरॉश को ये कहाँ से पता चला? देखो बच्चों, कोलरॉश ने ये देखिए, ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, इनसे पता किया कि कोई आयन जो होता है उसका एक डेफिनेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन में। ठीक है, उन्होंने क्या किया कोलरॉश ने, कि उन्होंने पेयर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस निकाला, और ऐसे पेयर्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंस फाइंड किया जिनमें या तो एनाइंस कॉमन है या कैटाइंस कॉमन है, और वहाँ से उनको जो कंक्लूजन मिला वही होता है कोलरॉश लॉ। तो इसको जरा समझते हैं कि उन्होंने ये लॉ कैसे बनाया। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दो पेयर्स दिए गए हैं। देखिए लैम्डा नॉट KCl और लैम्डा नॉट KNO3, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस 4.9 आया है। अब इसमें देखिए क्या है, K पॉजिटिव कॉमन है इन दोनों में। सिमिलरली इन दोनों में Na पॉजिटिव कॉमन है, और इनकी मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस है 4.9 है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए दोनों केसेस में ये 4.9 आ रहा है। तो अगर हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को इस फॉर्म में लिखें और ये जो आपके पास सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन यहाँ पुट करें, तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा, लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव इज इक्वल टू 4.9। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच का डिफरेंस है वो 4.9 आ रहा है दोनों केसेस में, राइट। इसका मतलब ये है कि देखिए लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव और लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव जो है ये डेफिनेट वैल्यूज़ हैं, यानी क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में डेफिनेट है, ऐसी ही NO3 नेगेटिव आयन की भी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में जो है वो क्या है, डेफिनेट है। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पे भी KCl और NaCl है ना, दो पेयर लिए गए जिसमें एनाइन कॉमन है Cl नेगेटिव, और ये भी क्या है KNO3 NaNO3, यहाँ पे भी NO3 नेगेटिव आयन कॉमन है। इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आप डिफरेंस देखेंगे तो 23.4 और 23.4 आ रहा है।
अगर आप हर एक इलेक्ट्रोलाइट को इस तरीके से लिखेंगे और इस सब्ट्रैक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको दोनों केसेस में लैम्डा नॉट के पॉजिटिव माइनस एन लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव का जो डिफरेंस है वो आएगा 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी दोनों केसेस में सेम डिफरेंस आना, इट मीन्स क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर के पॉजिटिव और एन ए पॉजिटिव जो आयंस हैं इनका एक डेफिनेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, दैट्स वाई जो डिफरेंस है वो दोनों केसेस में सेम आ रहा है, इसका भी डिफरेंस और उसका भी, इस पेयर का भी जो डिफरेंस है वो क्या है, जो आयंस है इसमें कैटाइंस उनका डिफरेंस सेम है। क्यों है? बिकॉज कैटाइंस जो है यहाँ पे उनकी क्या है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इन्हीं जो पेयर्स हैं उनको स्टडी करके कोलरॉश ने अपना लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कोलरॉश लॉ। तो क्या स्टेट करता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। क्योंकि डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कैटाइन या एनाइन का सॉल्यूशन में, है ना, इन टर्म्स ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चलिए इन सब को देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको ग्राफ से नहीं मिल रही थी, आपने पीछे देखा, थोड़ा पीछे चलेंगे, ये देखिए यहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा था, ये इंटरसेप्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इसको अब हम कोलरॉश लॉ से पा सकते हैं। कैसे? देखिए सपोज हम लेते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दो आयंस को आप, ये एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें हमने कुछ आयंस ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये मोलर कंडक्टिविटीज़, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ थी दो आयंस की, कोलरॉश लॉ के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जैसे मैंने बताया कि हम कुछ दूसरे आयंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, है ना, हम इन दोनों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आयंस को एक साथ इकट्ठा करें तो हमें देखिए एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा और एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। यानी हमें क्या मिला, एक मिला सोडियम एसीटेट, एक मिला NaCl और एक मिला HCl। यानी हमने ये जो एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस H पॉजिटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को किस फॉर्म में लिख लिया है, इस फॉर्म में लिख लिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, राइट। अब ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें ग्राफ से मिल सकती है। तो यानी बहुत आसान हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड करना, जो कि हम वैसे फाइंड नहीं कर सकते थे ग्राफिकली, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे रीअरेंजमेंट, कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट, है ना, कुछ आइंस जो है उनको करके इसको इस फॉर्म में लिख के, है ना, और इनको कुछ इस तरीके से बना के हम इसकी वैल्यू पता कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ का कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा m एट सम कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अब कोलरॉश लॉ से कैलकुलेट हो पा रही है, तो आप इसको वैल्यू को पुट करिए, आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। सिमिलरली किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आप लिखते हैं C⁴ 1 माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ पे ऊपर जो आपने अल्फ़ा निकाला था वो पुट कर दीजिए और आप निकाल सकते हैं कि ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स ये भी क्या है, एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ का।
एक और एप्लीकेशन है बच्चों, आपके सिलेबस में उतना नहीं गिवन है लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, तो हम उनकी सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाते हैं, अब आप उनमें कितना भी पानी डालते रहें उनकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज़ नहीं हो पाती ज़्यादा। तो हम उनकी सॉल्युबिलिटी को क्या मान सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जब होती है फाइनल, हम उस पर उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको मान सकते हैं लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कापा है ना फाइंड कर पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आप कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप उसका कापा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और उसका लैम्डा नॉट एम फाइंड कर लेते हैं कोलरॉश लॉ से, तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, कापा लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अब ये मोलारिटी जो है क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है आपको। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होता है, उसके बाद फर्दर डिजॉल्व नहीं हो सकता, यानी उस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। तो अगर आपके पास लैम्डा नॉट एम है, कापा है, तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन है कोलरॉश लॉ का। आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 मोलारिटी एसिटिक एसिड इज दिस, ये दिया हुआ है आपको, कॉन्सेंट्रेशन है और ये कापा दिया हुआ आपको। तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कैलकुलेट, और फिर लैम्डा नॉट एम अगर गिवन है तो बताओ कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आपको कापा गिवन है इस क्वेश्चन में और आपको मोलारिटी गिवन है। अब लैम्डा एम का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। तो फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ ऊपर दी गई हैं वो पुट करिए और यहाँ से लैम्डा एम निकल गया आपका। अब लैम्डा एम निकला, लेकिन आपको तो के निकालना है, के के लिए आपको अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा एम एट सम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट एम। अब लैम्डा नॉट एम देखिए आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 390.5 है ना, उसको पुट करिए यहाँ पे, लैम्डा एम आपने अभी निकाला था, तो ये आपका आ गया 0.0839 क्या अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को इस फॉर्मूले में पुट करिए, सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा में, और आपका आंसर आ जाएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻5। तो यानी आपने यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, लैम्डा एम का फॉर्मूला यूज़ किया, अल्फ़ा का और कापा का, सॉरी ये के का फॉर्मूला है ना। तो आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है और आपके पास कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप निकाल सकते हैं।